नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। मानव मोदी है मोतीलाल ओसवाल से, और साथ ही हमारे साथ अनुज चौधरी हैं मेरे एसेट शेयर खान से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ संदीप भान साहब भी हैं, एसडी गुथरी इंटरनेशनल सिंगापुर के सीईओ हैं, और जिनसे हम पाम तेल मार्केट का आउटलुक समझेंगे और साथ ही ओवरऑल क्या कुछ चल रहा है खाने के तेल के मार्केट में वो आपको अपडेट देंगे। साथ ही हमारे साथ ललित कुमार गुप्ता भी होंगे, सीएमडी हैं कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के। तो ये चारों मेहमान आज हमारे साथ रहने वाले हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले किसानों के लिए एक अपडेट दे दे कि जो भी किसान हमें अभी इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए सलाह ये है कि वो अपनी परेशानी, अपनी दिक्कतें हमसे शेयर करें। अब हर खेत की कहानी हम सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप खेती किसानी से जुड़ी परेशानी हमें भेजिए, अपना वीडियो बनाएं। वीडियो नहीं भी बना सकते हैं तो आप नॉर्मल फोटो खींच के या फिर मैसेज के जरिए भी आप अपनी शिकायत हमें भेज सकते हैं। आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है स्वदेश के जरिए, और आपकी आवाज़ को स्वदेश की आवाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, और आपकी दिक्कतों को देश भर के लोगों को पता लगे, ये हमारा मकसद है। और उसके हल के लिए क्या कुछ किया जा सकता है इस पर भी हम यहाँ पर कोशिश करेंगे और आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा पाए। नंबर यही है 9136934065। इस नंबर पर अपनी समस्याएं हमें भेज सकते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड लगातार नया हाई बनाता जा रहा है। 1,06,289 ये नया हाई है गोल्ड का एमसीएक्स पर। इस साल करीब करीब 35% से ज्यादा की तेजी आ रही है। एक तो यूएस फेड की तरफ से ब्याज दरें घटने की संभावनाएं, रूस यूक्रेन तनाव, और ऊपर से रुपए की कमजोरी ने घरेलू बाजार की तेजी और भी बढ़ा दी है। माना बताइए, गोल्ड की ये तेजी कहां तक जाती दिख रही है? अब क्या करना चाहिए इस तेजी के बाद? जी बिल्कुल। नमस्ते यशमोहन जी। नमस्ते सर। मेरे ख्याल से गोल्ड इस साल वो गाड़ी है जिसमें ब्रेक मुझे लगता है लगना रह गया है, क्योंकि नॉन स्टॉप रैली हम देख रहे हैं कंटिन्यूस बेसिस पे। न्यू हाई पे न्यू हाई बन रहे डोमेस्टिक फ्रंट एज वेल एज कॉमेक्स पे। मेरे ख्याल से अब तक एक जो कंसोलिडेशन था, थोड़ा बहुत रुका भी था बीच में, वो उसी फैक्टर के लिए था कि रेट कट की क्लैरिटी नहीं थी। वो अब जैक्सन होल सिंपोजियम के बाद गवर्नर पॉवेल ने बिल्कुल दे दी है कि रेट कट की पॉसिबिलिटी है, हो सकती है। और आगे चलते हुए डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा बहुत नीचे ही है, सपोर्टिव है। डिमांड फ्रंट पे बहुत बढ़िया बाइंग आ रही है। सेंट्रल बैंक की अगर बाय करें या डोमेस्टिक इंपोर्ट्स की बात करें, सारे ही फ्रंट पे गोल्ड की जो ओवरऑल डिमांड है वो काफी अच्छी बन के आ रही है, जो कुछ महीने पहले थी। तो मेरे ख्याल से गोल्ड में अभी भी तेजी बरकरार है। मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत भी डिप्स आती है तो बाय करके ही चलना चाहिए। मेरे ख्याल से 1,06,000 के आसपास बाय कर सकते हैं। 1,05,500 का स्टॉप और 1,06,800 850 का टारगेट मेंटेन करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। ओके। अगले पहले दर्शक हमारे साथ जिन्होंने सवाल भेजा है, नवनीत नाम है, चांदी में किस भाव पर एंट्री ले? अनुज जी, चांदी में किस भाव पर एंट्री लेनी चाहिए? काफी तेजी आ चुकी है, सभी के मन में ये सवाल होगा कि रिस्क तो नहीं है इस भाव पर। आप सलाह दीजिए, सही एंट्री पॉइंट बताइएगा। जी नमस्ते विश्वमोहन जी। चांदी जो है ये डोमेस्टिक मार्केट पे देखेंगे तो का ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 1,25,000 के आसपास में क्या के लेवल्स के आसपास आ गया है। थोड़ा रिस्की हो जाता है क्योंकि एक अनचार्टेड टेरिटरी में आ गया है। तो भले ही एक थोड़ा कॉशियस व्यू ट्रेड करना चाहिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ में, क्योंकि अगर ऊपर से कुछ भी करेक्शन आता है, अगर करेक्शन आता है तो एक अच्छा डाउनसाइड मिल सकता है। लेकिन अभी भी ट्रेंड ओवरऑल अपसाइड में है। बाय करके ही चलना चाहिए। अभी बाय कर सकते हैं 1,24,600 के आसपास में। स्टॉप लॉस रहेगा 1,23,950। ऊपर में टारगेट रहेगा 1,25,300 और 1,25,900। भीम है 1,04,20 रुपए के भाव पर सोना खरीदा है, अब जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अनुज जी, गोल्ड में बता दीजिए क्या करना चाहिए भीम जी को। क्या लेवल पे बाइंगे, सॉरी? 1,04,20 रुपए, अब भाव है 1,06,000 पर। जी। उनको प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी भी इसके अंदर में ट्रेंड पॉजिटिव में है। इनको जो इनके स्टॉप लॉसेस है वो ट्रेल करके चलने चाहिए। अभी 1,06,400 के आसपास में भाव चल रहे हैं, नीचे डिप्स पे है तो बाई करके चल सकते हैं। लेवल्स है 1,06,300 के आसपास बाइंग करना चाहिए।
1,05,850 के नीचे स्टॉप लॉस और ऊपर में टारगेट है 1,06,750, 1,07,000। ओके, एक और लाख उनको सात भी हजार तक आप वेट कर सकते हैं, लेकिन अनुज जी की तरफ से सलाह यह है कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले, ताकि जो मुनाफा आपके पास आया है वो आपका नुकसान में ना बदले या कोई दिक्कत ना हो। हालांकि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, तो यहां पर अभी इनको गिरावट नहीं दिख रही है, लेकिन स्टॉप लॉस को 1,05,850 के करीब ले आए, ये सलाह दी गई है। और नया ऐड भी कर सकते हैं, ऐसा अनुज जी मानते हैं। संदीप है, गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी आउटलुक है। माना बताइए, गोल्ड मिनी और सिल्वर मिनी क्या आउटलुक लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से गोल्ड मिनी से अगर देखेंगे, गोल्ड मेगा और मिनी में ज्यादा फर्क नहीं, 100 रुपए का फर्क है। तो लेवल्स वाइज बिल्कुल अभी भी तेजी बरकरार है। जैसे हमने बात की गोल्ड में 1,06,000 6,200 के करीब अगर आता है, गोल्ड मिनी करेंटली 350 के आसपास चल रहा है। तो 100-150 रुपए का अगर डिप मिलता है तो वहां से बाई किया जा सकता है। 500 550 का स्टॉप लॉस और 6,800 850 का टारगेट होगा। आज के दिन में दो बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है। ये तीनों ही दिनों में, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, आज जॉब्स है, कल वीकली जॉबलेस और प्राइवेट डेटा है, और फ्राइडे को नॉन फॉर्म पेरोल है। तो चारों ही नंबर जॉब रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसके ऊपर ध्यान रखना बिल्कुल जरूरी है। चलिए, तो ये राय आ गई है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। अब बात करते हैं खाने के तेल मार्केट को लेकर। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संदीप भान साहब हैं, सीईओ हैं एसडी गुथरी से। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर, आपने वक्त निकाला है हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले सर, पाम के बारे में बताइए। हिंदुस्तान में अगस्त के महीने में पाम तेल का बम्पर इंपोर्ट हुआ है। 10 लाख टन से ज्यादा का सिर्फ क्रूड पाम तेल का इंपोर्ट हुआ है, और कुल इंपोर्ट करीब करीब 11.25 लाख टन के आसपास का रहा है। ओवरऑल देखें वेज ऑयल इंपोर्ट अगस्त का तो करीब 17.5 लाख टन के आसपास का है। आप बताइए सर, पाम तेल में क्या हो रहा है? ये इंपोर्ट क्यों बढ़े हैं? क्या त्योहारी डिमांड की वजह से, या बीच में दाम कुछ कम हुए थे, उसका फायदा भारत ने लेना चाहा और त्योहारी सीजन की भी तैयारी चल रही है? डेफिनेटली इसमें त्योहार का बहुत बड़ा ये था, और दूसरा प्राइसेस का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। उल्टा ये भी कह सकता हूं कि इंडियन कस्टमर्स ने बहुत अच्छी बाइंग करी, अच्छे लेवल पे बाइंग करी। जब मार्केट नीचे था उस समय यहाँ पे एंट्री करी और अच्छा स्टॉक लिया, और पाम और सोया का जो डिफरेंशियल बड़ा डिस्काउंट में आ गया था, अच्छा खासा डिस्काउंट आ गया था, उसका भी भरपूर फायदा इंडियन इंपोर्टर्स ने लिया, जिसके चलते पाम की जो अगस्त में विद इन एक्सपेक्टेशन था कि ये 1 मिलियन टन के आसपास एक्सपोर्ट होगा यहाँ से, वो उन्होंने भरपूर उसका फायदा उठाया। ये बात हो गई। आगे का ट्रेंड क्या लग रहा है? आगे के ऑर्डर्स किस तरह के हो सकते हैं? कि या ये इंपोर्ट के नंबर आगे भी जारी रहेंगे, और सितंबर में भी अक्टूबर में भी और इंपोर्ट बढ़ने की संभावना है क्या पाम की? डेफिनेटली ये इंपोर्ट तो कम हो जाएगा। अब 1 मिलियन टन का सितंबर में कोई कहीं से कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये डेफिनेटली कम हो जाएगा। एक तो क्या प्राइसेस यहाँ पे बहुत जबरदस्त उछाल ले गए थे, फंड्स ने, चाइनीज फंड्स ने इस मार्केट को बहुत 4600 तक ले गए थे। तो इंडिया की बाइंग इतनी जबरदस्त स्मार्ट बाइंग हो गई है अब, कि जब बाजार पीक पे आता है तो वो एंट्री करते नहीं है, जब मार्केट में डिप आ जाता है तो वो एंट्री करते हैं। अभी जब बीच में रिसेंटली 4600 तक यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट में चला गया था, तो कंप्लीटली इंडिया ऑफ द मार्केट था। और जैसा अभी हमारे कस्टमर्स हमारे को बोलते हैं कि इंडिया में बरसात के चक्कर में वहां पे ऑफ टेक नहीं हो रहा है, उसके चलते इंडिया से डिमांड अभी आ नहीं रही है यहाँ के फिजिकल मार्केट में। और सेकंड, इंडिया के पास स्टॉक्स अभी भरपूर है, फेस्टिवल के लिए भरपूर स्टॉक है, उसके चलते कोई बिग इंपोर्ट सितंबर में होने वाला नहीं है। मार्केट एक्सपेक्टेशन है समवेयर अराउंड 6 लाख से 7 लाख टन का एक्सपोर्ट होना चाहिए, जो नंबर अब यही अगले 3-4 महीनों में रहेगा। सर, अब एक सवाल भाव को लेकर लोग जानना चाह रहे हैं आपसे कि क्या रेंज पाम तेल का आने वाले 2-3 महीने में दिख सकता है? आपका रेंज क्या है सर पाम का? ऐसा लग रहा था, जो मैंने पहले भी रेंज दी थी कि 4600 सितंबर में निकल जाएगा, वो 44 का अब थोड़ा सा 4300 तक लगता है, क्योंकि जैसे अगर इंडिया मार्केट में एंट्री नहीं करता है तो यहाँ पे सीपीओ के फ्यूचर्स मार्केट में प्रेशर आ जाता है, क्योंकि इंडिया सीपीओ का सबसे बड़ा बायर है वर्ल्ड में। इंडिया का बाय पैटर्न यहाँ पे डिसाइड करता है कि कितना प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा। अभी इंडिया का स्लो डाउन को देखते हुए ऐसा एक चीज है कि हम अभी सीजनली लोअर प्रोडक्शन मंथ्स में जा रहे हैं, उसके चलते सप्लाई की अब थोड़ी सी टाइटनेस आने लगेगी मंथ ऑन मंथ, जिसके चलते ऐसा नहीं लगता कि 4300 से ज्यादा नीचे जा सकता है। सर, बाकी
खाने के तेल के दाम किस तरफ आप जाते देख रहे हैं? वहां पर क्या हालचाल है? सोया, सनफ्लावर को लेकर क्या देखिए, रिपोर्ट आ रही है? सनफ्लावर ने तो अपना प्रीमियम अब सब तेलों में से बना के रखा है और वो प्रीमियम अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि वो नीचे आएगा। $1300 के आसपास है। सोयाबीन ऑयल का अभी, सोयाबीन ऑयल में भी अभी अच्छी तेजी बनी हुई है। वहां पे भी प्राइसेस कोई लुढ़कने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। इंस्पाइट ऑफ यूएस की जो अभी बायोफ्यूल पॉलिसी के चलते ये जो सारी तेजी आई थी वो अभी बरकरार थी। और पर खाली ये है कि अब चाइना यूएस से सोयाबीन सीड ले नहीं रहा है, जिसके चलते वहां पे सोयाबीन सीड का स्टॉक बढ़ता जा रहा है और फार्मर्स की सेलिंग पे उसका इम्पैक्ट आने लगेगा क्योंकि ऑफटेक होने रहा है। बट ओवरऑल जनरली सॉफ्ट ऑयल्स में ऐसी थोड़ी ये नहीं लग रहा कि बाजार को ज्यादा लुढ़केगा। तो ये पूरा आउटलुक आपने समझा दिया, फार्म की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपने दे दी और साथ ही बाकी अन्य तेलों में क्या हो रहा है, क्या कुछ आगे हो सकता है, भाव से लेकर फंडामेंटल्स तक सारी बातें आपने बता दी। लेकिन जो इंपोर्ट के नंबर आप कह रहे हैं कि जो पाम का जो इंपोर्ट जो अगस्त में हुआ है वो इतना नंबर अब आगे नहीं दिखेगा। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए। आगे भी आपसे बातचीत होगी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन को लेकर रिपोर्ट एक ये है कि सीसीआई ने अपने डिस्काउंट स्कीम को बढ़ा दिया है, अपने दाम घटा दिए हैं, और ताकि इंपोर्ट पर जो निर्भरता ना बढ़े बहुत ज़्यादा, और इनके पास स्टॉक भी था सीसीआई के पास, अब उसे ऑफलोड कर रहे हैं और डिस्काउंट देकर ऑफलोड ज़्यादा बड़े स्केल पे कर रहे हैं ताकि यहाँ पर लोकल इंडस्ट्री को भी फ़ायदा इसका मिले, क्योंकि जिस तरह की क्वालिटी वो सप्लाई कर पाएंगे, हो सकता है कि बहुत जगहों पे उस तरह की क्वालिटी और उस तरह के प्राइस तो हो सकता है कि पैरिटी मिल जाए, प्राइस आपको कहीं किसी मार्केट से कम भी मिल जाए, लेकिन आपको वो क्वालिटी भी ना मिले। तो इस तरह से सप्लाई सीसीआई की बढ़ाने की कोशिश हो रही है और वो पूरा माल ऑफलोड कर देंगे, तो नए सीजन की अक्टूबर की जो खरीदारी है उसमें भी आसानी होगी। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, सीसीआई के सीएमडी हैं ललित कुमार गुप्ता जी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला सर। सर सबसे पहला मेरा सवाल होगा, कपास में आप लोगों ने काफ़ी डिस्काउंट पे स्कीम निकाली है, उसे कम भाव पर बेच रहे हैं, लोकल इंडस्ट्री को फ़ायदा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये स्कीम को आगे और भी बढ़ाना है? आगे डिस्काउंट का जो दायरा है उसे और भी बढ़ा सकते हैं क्या आप लोग, और क्या रिस्पॉन्स है मार्केट में? धन्यवाद सर। हम जो डिस्काउंट स्कीम लेकर आए हैं उसमें डिस्काउंट है वो 400 रुपये से लेकर 600 रुपये कैंडी है, डिपेंडिंग अपॉन दी क्वांटम परचेज जो करती हैं हमारे बायर्स, जो कि लगभग 1% के करीब प्राइस उसमें डिस्काउंट बन जाता है। और जैसा आप जानते हैं पिछले कुछ महीने 20 दिन से मार्केट में थोड़ा सा, एक तो टैरिफ की वजह से यूएसए का जो था, और दूसरा इंपोर्ट ड्यूटी के ऊपर भी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी इन द सेंस कि लोग वेट एंड वॉच में थे कि क्या ड्यूटी आगे एक्सटेंड होगी। ये सभी मैटर जो है इंपोर्ट ड्यूटी 9 दिसंबर तक एक्सटेंड कर दी गई है, और उसकी वजह से थोड़ा मार्केट में जो प्राइस है वो 3 से 4% का करेक्शन आया है। और हमारे प्राइस कैन से कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भी थी तो 3 से 4% प्राइस हमारे ज़्यादा थे, अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे तो 7-1% हमारे प्राइसेस कम थे। तो वो थोड़ा सा करेक्शन है। और आपको ये ध्यान है कि जो नया सीजन है वो 1 अक्टूबर से आ रहा है, इसलिए हम इसको शॉर्ट टर्म में जो हमारा स्टॉक है उसके लिए एक स्कीम लेके आए हैं, जिनको कवरेज जो स्टॉक को करना है उसके लिए। उसका रिस्पॉन्स ये है कि हमने पिछले 2 दिन में 3,70,000 बेल 2 दिनों में ही बेची है, और ये रिस्पॉन्स काफी कंपेटिटिव है, प्राइसेस स्टेबलाइज है और मार्केट में अब डिमांड बनी हुई है, और मुझे लगता है कि इस पूरे मंथ में हम पूरा स्टॉक क्लियर कर देंगे। ओके सर, कितना स्टॉक और आपके पास बचा होगा जिसकी आप क्लियरेंस की बात कर रहे हैं? 23 लाख बेल का स्टॉक है, और पुराना जो सेल किया था उसमें भी जो अनलिफ्टेड है वो भी 9 लाख बेल के करीब है। तो ये मुझे उम्मीद है कि हम पूरा बेचने की पोजीशन में है। okay. सर ये डिस्काउंट की वजह से आप लोग ने जिस भाव पे खरीदा होगा उससे कुछ प्रॉफिटेबिलिटी पे तो दबाव नहीं हुआ? या तो फिर आप किसानों की मदद के लिए वो बाइंग करते, प्रोक्योरमेंट करते हैं, तो आपका मकसद भी हालांकि बिल्कुल अलग है, लेकिन इसका जवाब क्या है सर? देखिए सीसीआई का 2 वे रोल है। पहले तो हम फार्मर से जो खरीदते हैं उनको रेम्यूनरेटिव प्राइस जो भारत सरकार का उसको सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद हमारा एक कमर्शियल प्रूडेंस रहता है, हम जो स्टॉक को सेल करते हैं तो हमारी कॉस्ट क्या है उसको ध्यान में नहीं रखा जाता। हमारा ये रहता है कि जो भी कंपेटिटिव रेट है इंडस्ट्री में, मार्केट प्रिवेलिंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट के जो प्राइस है उस पर हम बेचें। तो मार्केट में प्लस माइनस होता रहता है, तो उससे हमें वो कोई उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि हम प्राइस जो रख रहे हैं वो मार्केट ओरिएंटेड हो, उसमें मिलों को कंपेटिटिव और रेगुलर स्टॉक मिलता रहे।
ओके, ललित जी, क्या आने वाले समय में सीसीआई कपास की कीमत में और कटौती करने की योजना तो नहीं बना रहा है? क्योंकि हम जानते हैं जैसा कि ड्यूटी फ्री अगर इंपोर्ट होगा तो वहां पर उन्हें सस्ता मिलेगा, या आपकी क्वालिटी इस तरह की है कि अब इससे ज्यादा डिस्काउंट की कोई जरूरत नहीं है, ये पर्याप्त, ये सही भाव है, वाजिब भाव है? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई आगे अभी डिस्काउंट की स्कीम को हमें कोई लाने की जरूरत और पड़ेगी। मुझे विश्वास है जो डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय जो भाव हैं वो काफी competitive है, और इससे मिलों को लोकल कॉटन ही कवर करने में आसानी होगी, क्योंकि इंपोर्ट कॉटन भी इतना competitive नहीं है, एक दो कंट्री को छोड़ करके है, बट क्वालिटी एंड अदर सभी को एज ए ओवरऑल सिस्टम को अगर हम देखें तो हमारे जो प्राइस डोमेस्टिक है काफी competitive है। मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। ओके सर, एक सवाल ये है कि इस बार आप लोगों की कितनी खरीदारी किसानों से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि किसान काफी चिंतित है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की खबर जो टाइमलाइन बढ़ गई है 31 दिसंबर तक, उनको लगता है कि उनको एमएसपी से नीचे ना भाव मिले, क्योंकि पिछली बार की जो आपकी खरीदारी के नंबर थे वो सिर्फ 1/3 थे। अब उतने बड़े स्केल पे खरीदना आपके लिए भी मुश्किल है। क्या लग रहा है, कितनी खरीदारी कर पाएंगे आप लोग? देखिए, हमारी जो तैयारी रहती है वो पूरी मार्केट ओरिएंटेड है। जितना भी किसान हमें एमएसपी पे देता है उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी पूरा ऑनलाइन सिस्टम किया है। जैसे अभी सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर के द्वारा जो मोबाइल ऐप है, कल माननीय हमारे वस्त्र मंत्री के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। स्लॉट बुकिंग हो, पूरा हम डिजिटल ईज ऑफ डूइंग सेल हम फार्मर को पूरी उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने फर्स्ट टाइम केंद्र खोलने के नॉर्म्स भी फर्स्ट टाइम सेट कर दिए हैं। जहां भी वो नॉर्म्स फुलफिल है, अक्रॉस इंडिया केंद्र खोले जा रहे हैं। तो इस वर्ष हमने जो पिछले साल 500 केंद्र थे, 550 खोल दिए गए हैं, ताकि हर एरिया में हम पहुंचे, किसानों को पूरा करें। हमारी कोई लिमिट नहीं है, हमारी तैयारी पूरी कॉटन खरीदने की है, क्योंकि हमने कोरोना के समय में 2 करोड़ बेल भी हैंडल की हुई है, वेरी स्मूथली किया था। और मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत किसी भी तरह से फार्मर को इस विषय में चिंता करने की जरूरत है। जो एमएसपी का प्राइस है वो पूरा उनको उसका पूरा लाभ मिलेगा, उसको वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में मिलेगा। किसी भी तरह की प्राइस के ऊपर चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ईटी नाउ स्वदेश के प्लेटफॉर्म के जरिए यहां पर सीसीआई सीएमडी गारंटी दे रहे हैं कि आपको एमएसपी के नीचे नहीं भाव मिलेगा। आपके एमएसपी पर आपको खरीदने की पूरी गारंटी सीसीआई की तरफ से है। कोरोना के दौरान इन्होंने 200 लाख गांठ भी खरीदा था, उतना भी मेंटेन किया था। इनके पास कैपेसिटी है, मैक्सिमम खरीदारी की कोशिश होगी, पूरी खरीदारी की ये कोशिश करेंगे, ये इनका कहना है। ये गारंटी दे रहे हैं किसानों को, तो किसानों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन सर, हमारे दर्शक है लगातार सवाल पूछते रहते हैं। दक्षिण भारत के कुछ हिस्से से ये सवाल आते हैं। तमिलनाडु के एक दर्शक ने हमसे सवाल पूछा था कि उनके स्टेट में तो सीसीआई खरीदारी नहीं करते, इस पर आप क्या कहेंगे सर? खरीदी की जहां तक बात है, एक तो मैं वहां बताऊं कि वहां पे कुछ 70-80 हजार हेक्टेयर समर क्रॉप अभी आ रही है। 1.5-2 लाख बेल की वहां पे आवक होती है, जो लगभग पूरी हो चुकी है। मैंने जैसे बताया, हमने नॉर्म्स फिक्स किए हैं, क्योंकि जहां हम कॉटन खरीदते हैं वहां पे एक फंक्शनल मार्केट यार्ड हो, मिनिमम एक जिनिंग प्रोसेसिंग फैसिलिटी हो, और वहां पे हम खरीदी करते हैं। परंतु जो ये किसान है वहां पे फैक्ट्री जो है वो 200-300 किलोमीटर दूर के किसान है। तो कॉटन अगर हमारे पास केंद्रों पे, हमने 9 केंद्र अभी नए सीजन में खोल दिए हैं, अगर वो हमारे केंद्रों पर लेकर के आते हैं कॉटन, तो उनमें किसी तरह की मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको खरीदी करेंगे। उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी सेल्फ फार्मर्स के रजिस्ट्रेशन मोबाइल के माध्यम से वो कर सकते हैं। 1 तारीख से हमने कल से खोल दिया गया है। आपके लिए इस बार काफी बड़ा दायरा होगा, कॉटन की मैक्सिमम खरीदारी की कोशिश होगी, सीएमडी साहब की ये गारंटी है। शुक्रिया ललित जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि क्या कुछ तैयारी सीसीआई की तरफ से की जा रही है, और इंडस्ट्री के लिहाज से भी काफी अहम मुद्दों पे आपने चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं चावल की। चावल खरीद के लिए सरकार ने खरीफ सीजन के लिए जो लक्ष्य तय किए हैं वो है 463 लाख टन का। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 की शुरुआत अक्टूबर से हो जाएगी। 2024-25 खरीफ सीजन में सरकार ने 474 लाख टन खरीदारी की थी, जबकि लक्ष्य था 511 लाख टन से ज्यादा। सरकार के पास चावल का जो फिलहाल स्टॉक है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। सालाना खपत सिर्फ 410 लाख टन का है, और ख़रीदारी जिस तरह से हो रही है, इसलिए सरकार इस बार जो लक्ष्य है वो पिछले साल के मुकाबले कम सरकार ने रखा है।
और राज्यों को मिलेट्स पर फोकस करने की सलाह इस बार ज्यादा दी जा रही है। हालांकि बाढ़ बहुत सारे राज्यों में आए हैं, इससे लग रहा है कि फसलों को नुकसान भी होगा। जो बम्पर क्रॉप, रिकॉर्ड क्रॉप की बात चल रही, तो उस पर कुछ हिट होने की संभावना है। खास करके हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में कहा जा रहा है कि चावल की फसलों पर नुकसान हो सकता है। 2024-25 सीजन की बात करें तो चावल की सरकारी खरीद 31 अगस्त तक 545 लाख टन की हो चुकी है। ये पूरे सीजन की है, जिसमें खरीफ और रबी दोनों शामिल है। खरीफ से 474 लाख टन, रबी से 71 लाख टन की खरीदारी हुई है। तो ये अपडेट है चावल को लेकर। चलिए वापस लौटते हैं अपने दर्शकों के सवालों की तरफ। हमारे कई दर्शक हैं जिनके सवाल छूट जाएंगे। अगले दर्शक है कॉपर पर सवाल भेज रहे हैं, क्रिश हैं दिल्ली से। मानव जी, आप बता दीजिए क्रिश को क्या सलाह देंगे, कॉपर में उनको क्या करना चाहिए? जी मेरे ख्याल से विश्वमन जी, अगर आप देखिए कॉपर में बिल्कुल आज के ऑल डे हाई से काफी अच्छा नीचे तो आया है 980 990 से, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम बाय का ही बन रहा है। फंडामेंटल सेटअप भी अच्छा है। डॉलर मतलब स्टोरी जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स की भी है, सप्लाई टाइटनेस की भी है, तो ओवरऑल मोमेंटम काफी अच्छा है। मेरे ख्याल से अभी 904 के आसपास फिर से आया है, तो मुझे लग रहा है 900 902 के आसपास अगर आता है तो वहां पे बाई वापिस से कर सकते हैं। 890 886 का स्टॉप लॉस, और ऊपर में फिर से एक बार जो आज का हाई है वो टारगेट हो सकता है, विच इज अराउंड 908 के आसपास का। गुप्ता है चांदी और जिंक की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। चांदी की स्ट्रेटजी तो आपने बता दी थी अनुज जी, जिंक की स्ट्रेटजी बता दीजिए नवनीत जी को। जी सारे बेस मेटल्स के अंदर में ओवरऑल ट्रेंड ऊपर में ही लग रहा है। जिंक भी ओवरऑल ट्रेंड ऊपर है। मॉर्निंग में एक 277 रुपये 55 पैसे का हाई बना के एक थोड़ा करेक्शन आया है। अभी चल रहा है करीबन 274 रुपये 85 पैसा। नीचे कुछ भी डिप्स आए, नीचे में 274 74 के आसपास में बाई करके चलना चाहिए। 272.50 के नीचे स्टॉप लॉस, और ऊपर में टारगेट रहेगा 277 का। एमपी से क्रूड ऑप्शंस की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। क्रूड में काफी आज कमजोरी दिख रही है। ओपेक प्लस फिर से उत्पादन बढ़ाने का ऐलान कर सकता है रविवार को, इस तरह की खबर आ रही है। क्रूड में क्या करना चाहिए इनको? ऑप्शंस में कोई कॉल है क्या मानव आपके पास? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से क्रूड, मेरे ख्याल से विश्व जी आज पूरे दिन में काफी ज्यादा स्विंग्स आए हैं। आज फिर संडे को ओपेक प्लस की मीटिंग है, तो उसके अनुमान में रॉयटर्स की खबर आई थी कि प्रोडक्शन शायद सरप्राइज बढ़ा देंगे, उसकी वजह से एक फॉल भी हमने आता हुआ देखा। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक स्पेक्युलेशन है, तो फिर से एक बार प्राइसेस रिकवर होने चाहिए। तो 5640 पे बाय कर सकते हैं, 5570 का स्टॉप, 5760 का टारगेट होगा फ्यूचर्स में। यही चीज अगर हम ऑप्शन की बात करें तो मेरे ख्याल से क्रूड करेंटली 5650 के आसपास ही चल रहा है, तो ऊपर में 5750 का कॉल बाय किया जा सकता है इंट्राडे बेसिस पे। यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा। एक बार हमारी एंट्री लेवल आ जाती है तो वहां से 5750 का कॉल बाइंग बिल्कुल रिकमेंडेड होगा। तो ये सलाह है क्रूड को लेकर। शुक्रिया मानव आपका, अनुज जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं। जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद है भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित रख सकें।